नमस्कार भाई, है ना। शुरू करते हैं। अपन एमएस वर्ड के बारे में चर्चा कर रहे थे। एमएस वर्ड में हमने फाइल मेनू और होम मेनू क्लियर हो गया था, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया था। आज अपन एक बार ए से और जेड तक जो कुंजियाँ आती हैं, कंट्रोल ए से लेकर ए बी सी डी जेड तक एक बार लिख लेते हैं, ठीक है, ए से जेड तक। तो होम मेनू के बाद डाल दो आप महत्वपूर्ण संक्षिप्त कुंजी, महत्वपूर्ण शॉर्टकट इन एमएस वर्ड, महत्वपूर्ण शॉर्टकट इन एमएस वर्ड। हाँ, इंसर्ट शुरू करा दिया। इसके बाद कुंजियाँ लिख लो आप, फिर इंसर्ट में ही आगे चलेंगे। इंसर्ट में टेबल करानी है ना, टेबल पे थे। महत्वपूर्ण संक्षिप्त कुंजियों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपका कंट्रोल प्लस ए, आपको पता है ऑल सेलेक्ट। ऑल सेलेक्ट का मतलब है जितने भी पेज में टेक्स्ट हैं वो सभी क्या हो जाएंगे, एक साथ सेलेक्ट हो जाएंगे। कंट्रोल बी से क्या होगा, बोल्ड, बोल्ड सेलेक्टेड टेक्स्ट। इसके बाद आएगा कंट्रोल प्लस सी, कॉपी सेलेक्टेड टेक्स्ट। कंट्रोल डी, ये पूछा जाता है, इससे फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, ओपन फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। कंट्रोल एफ से आपको पता है क्या होता है, फाइंड एनी टेक्स्ट एंड वर्ड। किसी भी शब्द या अक्षर को ढूंढने के लिए कंट्रोल एफ करते हैं। उसके बाद कंट्रोल जी, गो टू लाइन नंबर एंड पेज नंबर। किसी भी लाइन नंबर या पेज नंबर पर जाने के लिए कंट्रोल जी। उसके बाद में कंट्रोल एच, कंट्रोल एच है रिप्लेस के लिए, रिप्लेस एनी टेक्स्ट एंड वर्ड। किसी भी शब्द या अक्षर को रिप्लेस करने के लिए। हाँ, कंट्रोल ई रह गया ना, कंट्रोल ई रह गया भैया, बीच में लिख लेना। कंट्रोल ई इधर लिख देता हूँ, कंट्रोल ई सेंटर अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट। इन डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट के मध्य में अक्षरों को व्यवस्थित करने के लिए। डॉक्यूमेंट के मध्य में अक्षरों को व्यवस्थित करने के लिए। लिख लिया क्या? तो ए में क्या हो गया, ऑल सेलेक्ट, समझ गए। पेज में जितने भी अक्षर लिखे हुए हैं सब सेलेक्ट। अक्षर क्या हो जाएंगे, गहरे हो जाएंगे क्या, कॉपी। उसके बाद में अलाइनमेंट सेंटर, ठीक है। इससे फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खुलेगा, पेज में मध्य लाइन होगा, फाइंड होगा, गो टू होगा, और इससे क्या होगा, रिप्लेस होगा, ठीक है। इसके बाद अगला आएगा आपका कंट्रोल आई, एच के बाद में आई, लिखो कंट्रोल आई।
कंट्रोल आई से क्या होगा बताओ? हाँ, इटैलिक टेक्स्ट, इटैलिक सेलेक्टेड टेक्स्ट। इटैलिक सेलेक्टेड टेक्स्ट, चुने गए टेक्स्ट को क्या करने के लिए? इटैलिक करने के लिए। कंट्रोल जे से जो है आपका अलाइनमेंट कैसा होगा? जस्टिफाई। अलाइनमेंट जस्टिफाई हो जाएगा कंट्रोल ए से। कंट्रोल के से होगा हाइपरलिंक। किसी भी शब्द से किसी फाइल को जोड़ने के लिए हाइपरलिंक। अभी हम पढ़ेंगे हाइपरलिंक के बारे में। कोई वेब पेज हम सर्च करते हैं, उस पर नीले अक्षर दिखाई देते हैं, नीले अक्षरों पे क्लिक करते ही अगला पेज खुलता है, अर्थात उसे हम क्या बोलते हैं? हाइपरलिंक। कंट्रोल के बाद में कंट्रोल जे एल, एल से क्या होगा? लेफ्ट अलाइनमेंट। और बाय डिफ़ॉल्ट भी जो अलाइनमेंट होता है वो कौन सा होता है? लेफ्ट ही होता है। इसके बाद में आपका आएगा कंट्रोल एम, इससे न्यू स्लाइड खुलेगी। MS पावर पॉइंट के अंदर न्यू स्लाइड तो कंट्रोल एम से खुलेगी, लेकिन इन सभी के अंदर नई फाइल जो है N से खुलेगी। क्रिएट न्यू, क्रिएट न्यू फाइल। और कंट्रोल ओ से आपको पता है ओपन ओल्ड फाइल। ओ के बाद में कंट्रोल पी से आपका होगा प्रिंट, प्रिंट डॉक्यूमेंट। किसी भी डॉक्यूमेंट को क्या करने के लिए? प्रिंट करने के लिए। इसके बाद में आपका आएगा कंट्रोल प्लस ओ, PQ, PQ, ठीक है। Q आप अभी छोड़ें, ये इंडेंट के बारे में है, मैं बता दूंगा आपको। Q और T जो है ना, ये इंडेंट के बारे में है। इंडेंट ये होते हैं, देखो, एक लेफ्ट इंडेंट होता है, एक राइट इंडेंट होता है, ठीक है। इनके मध्य अक्षर लिखे जाते हैं। R से क्या होता है? कंट्रोल प्लस R से राइट अलाइनमेंट होता है, राइट अलाइनमेंट। और कंट्रोल प्लस S सेव डॉक्यूमेंट, या फाइल को सुरक्षित करने के लिए। कंट्रोल T ये इंडेंट को छोटा करने के लिए। कंट्रोल U अंडरलाइन, अंडरलाइन सेलेक्टेड टेक्स्ट। कंट्रोल V पेस्ट करने के लिए। कंट्रोल W क्लोज पेज ओनली, केवल पेज जो है क्लोज होगा। और पूरी फाइल क्लोज, एप्लीकेशन क्लोज करना है तो Alt F4 दबाएंगे। केवल पेज क्लोज करना है तो कंट्रोल W। कंट्रोल X से आपका क्या होगा? कट होगा। कंट्रोल Y से अंडू होगा। और कंट्रोल Z से, कंट्रोल Y से रीडू। और कंट्रोल Z से क्या होगा? अंडू। A से Z तक की जो कुंजियाँ हैं ना, इनको अपन ने लिख लिया है। इसके बाद भी हैं कुछ, जैसे कंट्रोल F2 है, क्या काम आती है? कंट्रोल F2 प्रिंट प्रीव्यू के काम आती है, ठीक है। उसके बाद में Alt F4 एप्लीकेशन से एग्जिट होने के लिए, ठीक है।
इसके बाद में अगला डाल दो आप टेबल। इंसर्ट मेनू चल रहा था, उसमें टेबल के बारे में बात करेंगे। देखो टेबल बाय डिफ़ॉल्ट तो आपको पता ही है कि 5 कॉलम होते हैं और 2 रो होती हैं डायरेक्ट। वैसे आप जो है कॉलम कितने भी जो है यहाँ पे आपको मेनू देना होगा कि भाई अब ये जो टेबल है ना आपके, इसके अंदर जो कॉलम की संख्या है, कॉलम की संख्या है 7 और रो की संख्या कितनी है, ए से ये जो है ना, ये सभी ए बी सी डी ये वर्टिकल जो है ना सारे ऊर्ध्वाकार, ये तो आपके क्या कहलाएंगे, कॉलम कहलाएंगे। ठीक है, कॉलम को हिंदी में कहते हैं स्तंभ। क्या कहते हैं, स्तंभ। ठीक है, ए बी सी डी में हमेशा क्या होते हैं, कॉलम। और ये आपकी क्या कहलाएंगी, रो। रो को हम बोलेंगे पंक्ति। रो व कॉलम के संयोजन से सेल का निर्माण होता है। ये क्या है आपका, सेल। और इस सेल का क्या होता है, सेल एड्रेस होता है। प्रत्येक सेल का एक निश्चित सेल एड्रेस होता है। अब जैसे इस सेल का सेल एड्रेस क्या होगा, C3। पहले आएगा कॉलम नंबर, बाद में आएगा रो नंबर। तो वर्तमान में जैसे इस सेल का सेल एड्रेस है C3, क्या होगा, इस टेबल के अंतिम सेल का सेल एड्रेस क्या होगा, कैसे होगा बताओ। जी क्या है, कॉलम। 5 क्या है, रो। किसी भी टेबल के, इसको लिखो आप, प्रश्न लिखो, किसी भी टेबल के प्रथम सेल का, किसी भी टेबल के प्रथम सेल का सेल एड्रेस क्या होगा, किसी भी टेबल के प्रथम सेल का सेल एड्रेस क्या होगा। देखो प्रत्येक स्थिति में किसी भी जो है टेबल है ना, उसमें ए से तो क्या शुरू होंगे, कॉलम। 1 से क्या शुरू होगी, रो। तो प्रत्येक टेबल के प्रथम सेल का सेल एड्रेस क्या होगा, A1। यही होगा क्या। कई बार ए ऑप्शन में तो दे देगा A1, बी में दे देगा 1A। तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है, 1A आएगा या A1 आएगा। अगर हमें पता है पहले कॉलम आता है, पहले क्या आता है, कॉलम आता है, बाद में क्या आती है, रो। ठीक है, इस टेबल में एक समय में एक ही सेल क्या होता है, एक्टिव। क्या होता है, अब देखो आपने कोई अक्षर टाइप किया तो सब सेलों में टाइप होगा क्या, वो एक्टिव सेल में टाइप होगा। किसी भी सेल में आगे पीछे जाने के लिए टैब्स कुंजी का प्रयोग करते हैं। कौन सी कुंजी का, टैब कुंजी से ओनली नेक्स्ट। लेकिन अप डाउन ऊपर नीचे जाने के लिए एरो कुंजियों का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट सेल में जाना है तो टैब्स दबाएंगे। देखो अब इसमें 2 चीज़ें हो रही हैं। देखो सेल का पता लग गया, रो कॉलम का पता लग गया, सेल एड्रेस का पता लग गया। ठीक है, लेकिन अब इसमें मर्ज सेल और स्प्लिट सेल की कहानी और देखनी है अपन को।
देखो, एक तो होता है मर्ज सेल। मर्ज यानी क्या होता है? मिलाना। एक तो होता है मर्ज सेल और एक होता है स्प्लिट सेल। ठीक है। अब देखो, आप चाहें तो यहाँ पर रो और कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन रो हमेशा अबोव या बिलो, ऊपर या नीचे इंसर्ट होगी। कॉलम हमेशा लेफ्ट या राइट में इंसर्ट होगा। ठीक है। पहली बात, मर्ज करने के लिए सबसे पहले दो या दो से अधिक सेलों को क्या करना होगा? सेलेक्ट। सेलेक्ट हम एरो से भी कर सकते हैं, शिफ्ट के साथ एरो कुंजियों से भी कर सकते हैं और क्लिक से भी कर सकते हैं। ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करके मर्ज सेल पे जाओगे तो ये पूरा सेल क्या हो जाएगा? मर्ज हो जाएगा। ऐसे क्या हो जाएगा? लेकिन अब इस सेल का सेल एड्रेस क्या होगा? अब बताओ। ये प्रश्न पूछा गया है किसी टेबल के दो या भाई कम से कम मिलाने के लिए दो सेल तो चाहिए। एक तो मर्ज होगा नहीं, हाँ एक स्प्लिट जरूर हो जाएगा, बट जरूर जाएगा, लेकिन मिलेगा कैसे? तो दो या दो से अधिक सेल सेलेक्ट करने होंगे। अब इस सेल के सेल एड्रेस में कोई परिवर्तन हुआ है क्या? तो इस सेल का सेल एड्रेस वही रहेगा जिस सेल में इन्हें मिलाया गया है। कौन से मिलाया गया था? C2। तो इस पूरे सेल का एड्रेस क्या हो गया? क्या हो गया भाई? तो ध्यान रखना, मर्ज करते समय प्रारंभिक सेल जिसमें अदर सेलों को, इन तीनों को इसी में मिलाया गया है। तो प्रारंभिक सेल का जो एड्रेस है वो सभी सेलों का मिलके एक सेल बन गया अभी। तो मर्ज का मतलब है दो या दो से अधिक सेलों को मिलाना। अब जैसे आपको इस सेल को ऐसे बांटना है, तो आपने क्या किया कि इसमें जो है कॉलम तो एक ही है, लेकिन आपने क्या कर दिया? रो दो कर दी। तो आप स्प्लिट सेल में जाओगे तो यहाँ पे आएगा कॉलम और एक आएगा रो। तो कॉलम की संख्या तो आपको एक ही रखनी है, लेकिन रो कितनी कर देंगे? दो। और ओके करते ही आपका जो ये सेल है ना वो इस प्रकार से दिखाई देगा। ठीक है। अगर आपको इस प्रकार से बांटना है, ये कितने ऐसे बांटना है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे कॉलम तो कितने लेंगे बताओ? कॉलम तो यहाँ पे कर देंगे 4 और रो कितनी? 1। सही है, रो तो एक ही है, कॉलम 4। तो इस प्रकार से भी बांट सकते हैं, ऐसे भी बांट सकते हैं। ठीक है। तो स्प्लिट का मतलब है सेल को बांटना। तो इस टेबल में एक तो आपको लिखनी है कि बाय डिफ़ॉल्ट आप डायरेक्ट टेबल कमांड दे देते हैं, तो जो टेबल बनेगी उसमें 5 तो कॉलम रहेंगे, 5 तो क्या रहेंगे? कॉलम, और 2 क्या रहेंगी? रो बाय डिफ़ॉल्ट। वैसे आप रो कॉलम की संख्या देकर 10 बाई 10 की, 10 बाई 15 की ऐसे टेबल ले सकते हैं। ठीक है। अब इसमें 2-3 चीज़ें पूछी जाती हैं। सेल एड्रेस पूछ लिया जाता है, मर्ज सेल पूछ लिया जाता है, कोई टेबल देके उसके सेल का सेल एड्रेस पूछ लिया जाता है, एक्टिव सेल पूछ लिया जाता है कि वर्तमान में अक्षर जिसमें लिखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं? एक्टिव सेल। इस सेल को एडिट करने के लिए जो कुंजी हम दबाते हैं वो क्या करते हैं? F2 या डबल क्लिक करते हैं इस सेल में परिवर्तन करने के लिए। ठीक है। तो टेबल का सीधा उद्देश्य डेटा को सारणी में जमाने के लिए होता है। ठीक है। तो टेबल में कुछ लिखा है क्या आपने? अच्छा अच्छा, अगला लिखो। टेबल का उपयोग डेटा को सारणीबद्ध करने के लिए होता है। टेबल का उपयोग डेटा को सारणीबद्ध करने के लिए होता है। टेबल मतलब सारणी, मतलब डेटा। एक तो अपन ने जैसे कोई 10 नाम उन बच्चों के नंबर दिए, एक तो अपन ने क्या है सारणी में जमा दिया, उनको टेबल में जमा दिया। एक वैसे ही डेटा बिखरा हुआ है तो उसको जो है टेबल में जमाने का मतलब है कि सारणीबद्ध कर दिया। ठीक है। ये चित्र बनाओ आप।
बना लिया क्या? अब इसमें लिखो आप मर्ज सेल, नंबर 1 डाल दो मर्ज सेल। 2 या 2 से अधिक सेलों को सेलेक्ट कर, 2 या 2 से अधिक सेलों को सेलेक्ट कर दो या 2 से अधिक सेलों को सेलेक्ट कर उन्हें आपस में मिलाने की प्रक्रिया मर्ज सेल कहलाती है। उन्हें आपस में मिलाने की प्रक्रिया मर्ज सेल कहलाती है। अगला लिखो स्प्लिट सेल। स्प्लिट सेल किसी एक पर्टिकुलर सेल को रो या कॉलम में बांटना, किसी एक पर्टिकुलर सेल को रो या कॉलम में बांटना स्प्लिट सेल कहलाता है। रो या कॉलम में बांटना क्या कहलाता है? स्प्लिट सेल कहलाता है। अगला लिखो सेल रो व कॉलम के संयोजन से सेल का निर्माण होता है। रो व कॉलम के संयोजन से सेल का निर्माण होता है। जिसका निश्चित या पर्टिकुलर सेल एड्रेस होता है, जिसका एक पर्टिकुलर सेल एड्रेस होता है। सेल एड्रेस में पहले रो व बाद में सेल एड्रेस में पहले कॉलम व बाद में रो का क्रमांक आता है। सेल एड्रेस में पहले कॉलम व बाद में रो का क्रमांक आता है। जैसे एग्जांपल में ऐसे लिख देना C3 तो C तो क्या है? कॉलम है या स्तंभ है, और 3 क्या है? रो है या पंक्ति है। सेल एड्रेस में पहले कॉलम नंबर और बाद में क्या आता है? पंक्ति का नंबर आता है। अगला लिखो किसी भी सेल को एडिट करने के लिए F2 की प्रेस करते हैं। किसी भी सेल को एडिट करने के लिए F2 की प्रेस करते हैं या संबंधित सेल पर जाकर डबल क्लिक करते हैं। किसी भी सेल को एडिट करने के लिए F2 की प्रेस करते हैं या संबंधित सेल पर जाकर डबल क्लिक करते हैं। या संबंधित सेल पर जाकर डबल क्लिक करते हैं। अगला लिखो एक्टिव सेल। यूज़र द्वारा टाइप किया गया अक्षर एक्टिव सेल में टाइप होता है। यूज़र द्वारा टाइप किया गया अक्षर एक्टिव सेल में लिखा जाता है।
नेक्स्ट सेल में जाने के लिए टैब्स कुंजी का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट सेल में जाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? टैब्स कुंजी का। तो देखो कैसे भी क्वेश्चन आए, स्प्लिट पूछा जाए, मर्ज पूछा जाए, कॉल सेल एड्रेस से प्रश्न आ सकता है। सेल का पर्टिकुलर एड्रेस होता है, प्रथम पंक्ति, अंतिम पंक्ति, टेबल बना के कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो डेटा को जो है टेबुलर फॉर्म में जो है दिखाने के लिए क्या करते हैं हम? टेबल का निर्माण करते हैं। ठीक है, अगला डालो ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप अब देखो अखबार में हम देखते हैं कि एक ही अक्षर जो है 4-5 लाइनों के बराबर बड़ा होता है किसी भी पैसेज का। तो इस एक अक्षर को 3 लाइन या 4 लाइन के बराबर, या आप चाहें तो इस अक्षर के नीचे कोई अक्षर ही नहीं आएगा लास्ट तक, उसमें ऑल पेज करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो एक तो होता है इसमें 3 लाइनों के बराबर, एक होता है 5 लाइनों के बराबर, और एक होता है ऑल पेज। क्या होता है? ऑल पेज कर दिया तो क्या होगा? इस अक्षर के नीचे आगे तक कोई अक्षर नहीं आएगा। और 3 लाइन कर दिया तो 3 लाइन इसके बराबर आएंगी, बाकी फिर यहाँ से शुरू होने लग जाएंगी। फिर 5 कर दिया तो 5 इसके बराबर में आएंगी, बाकी यहाँ से शुरू हो जाएंगी। तो किसी भी शब्द के, अब जैसे जयपुर एक शब्द है, इसका एक अक्षर 3 या 5 लाइनों के बराबर बड़ा करने के लिए कौन सी स्टाइल देते हैं हम? ड्रॉप कैप। ठीक है, तो प्रश्न सीधा पूछा जाता है किसी भी शब्द के प्रथम अक्षर, शब्द के प्रथम अक्षर को 3 या 4 पंक्तियों के बराबर बड़ा करने के लिए कौन सी कमांड है? ड्रॉप कैप है, और इंसर्ट के अंदर होती है। ठीक है, लिखो भाई ड्रॉप कैप। किसी भी पंक्ति के प्रथम अक्षर को, किसी भी पंक्ति के प्रथम अक्षर को 3 या 5 पंक्तियों के बराबर पंक्तियों के बराबर बड़ा करने के लिए ड्रॉप कैप का प्रयोग किया जाता है। ड्रॉप कैप का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। अगला डालो क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट क्लिप आर्ट में क्या होता है कि प्री डिफाइन कुछ आकृतियाँ होती हैं, इमेज होती हैं। जैसे ही आप क्लिप आर्ट में जाओगे, क्लिप आर्ट पे क्लिक करते ही आपको इधर एक अलग जो है एक बॉक्स खुल जाएगा, उसमें लिखा आएगा फाइंड व्हाट। ठीक है, आपको यहाँ पर जो भी आप, जैसे आपने यहाँ डाल दिया एनिमल, तो जंगली जानवरों से संबंधित, और यहाँ पे एक बटन आएगा सर्च, यहाँ पे डाल दिया मैन, 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 वोमेन, कंप्यूटर, एनिमल, कुछ भी डालें आप। ठीक है, अब जैसे मैन डाल दिया तो व्यक्ति कंप्यूटर लेके खड़ा है। ठीक है, एनिमल डाल दिया तो जंगली जानवरों के चित्र। तो प्री डिफाइन इमेज होती है कंप्यूटर के अंदर, पहले से फीड होती हैं वो। अब यूज़र उन्हें सब्जेक्ट के अनुसार, जैसे आप किसी कोई जंगली जानवरों के बारे में कोई दस्तावेज तैयार कर रहे हैं, तो उनके कुछ खरगोश के, शेर के ऐसे चित्र लगाने,
तो इसके अंदर आपको इमेज प्री डिफाइन मिलती हैं पहले से, लेकिन वो आपको सर्च में आएंगी उसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब जैसे वोमेन है तो उसमें कुछ महिलाओं के चित्र आएंगे कंप्यूटरों को हाथ में लेके बच्चों के साथ ऐसे अलग अलग, ठीक है। मैन आदमियों के आएंगे। तो ऐसे प्री डिफाइन इमेज होती है जिन्हें आप यहाँ पे, अब जैसे ही आप एनिमल डालोगे यहाँ अलग अलग इमेज आपको दिखाई देंगी, और जैसे ही आप इन इमेजों पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, तो ये इमेज कहाँ आ जाएगी, वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर आ जाएगी, ठीक है। इंसर्ट मेनू के अंदर कुछ न कुछ ऑब्जेक्ट पेज में लेने के लिए, जैसे शेप्स में जाएंगे आकृतियाँ लेने के लिए, क्लिप आर्ट में जाएंगे प्री डिफाइन इमेज लेने के लिए, हाइपरलिंक में जाएंगे पेज को किसी फाइल से जोड़ने के लिए। तो अगला लिखो क्लिप आर्ट। एमएस वर्ड में प्री डिफाइन इमेज क्लिप आर्ट कमांड में उपस्थित होती है। एमएस वर्ड में प्री डिफाइन इमेज क्लिप आर्ट कमांड में उपस्थित होती हैं। जिन्हें यूज़र द्वारा डॉक्यूमेंट में इंसर्ट किया जा सकता है। कल आते ही 10 मिनट में मैं आपको कंप्यूटर पे प्रैक्टिकल करा दूंगा इनका, ठीक है। क्लिप आर्ट क्या है, स्मार्ट आर्ट क्या है, वर्ड आर्ट क्या है, ठीक है। तो टेबल कैसे लेते हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये तो खैर जानते हैं आप, लेकिन फिर भी मैं बता दूंगा एक बार सबको, ठीक है। कल आते ही। हाँ, एक्सेल में तो सीट बोलते हैं इसको, एक्सेल में तो सीट 1 सीट 2 ऐसे बोलते हैं, ठीक है। यहाँ टेबल बोलते हैं। इसके बाद आप डालो अगला क्लिप आर्ट, स्मार्ट आर्ट, और इसके बाद अगला है शेप्स। शेप्स को सीधा बोलेंगे आकृति। शेप्स यानी आकृति। पेज में जो है आकृति लेने के लिए, अब जैसे देखो ये रेक्टेंगल, ठीक है, सर्किल, ये अलग अलग जो है त्रिभुज, ये सारी आकृतियाँ कहाँ उपस्थित होती हैं, शेप्स में उपस्थित होती हैं, ठीक है। और इन सब को जो है यूज़ लेने के लिए आप कहाँ जाएंगे, शेप्स में जाएंगे, ठीक है। तो शेप्स यानी आकृतियाँ। पेज में प्री डिफाइन शेप्स इंसर्ट करने के लिए पेज में प्री डिफाइन शेप्स इंसर्ट करने के लिए, ठीक है। एक आता है हेडर और फुटर। इसी के अंदर कमांड होता है, नाम क्या है, हेडर और फुटर। देखो ये आपका पेज है, ठीक है। इसके अंदर मार्जिन की भी हम बात करेंगे, लेकिन मार्जिन से पहले इस पेज में टाइटल जो दिया जाता है ना, वो एरिया कहलाता है हेडर एरिया। क्या कहलाता है, हेडर। मतलब पेज के ऊपर का जो हिस्सा है वो हेडर कहलाता है, और नीचे का हिस्सा क्या कहलाता है, फुटर। फुटर में पेज नंबर दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं, पेज नंबर। और एक कोई भी जो भी डॉक्यूमेंट में लिखा है उसके बारे में अगर कोई विशेष टिप्पणी करनी है तो आप कहाँ करोगे, फुटर में। कोई भी टाइटल देना है या किसी भी जो है शीर्षक यहाँ पे आप दे सकते हैं, जैसे कोई स्टोरी लिख रहे हैं, एप्लीकेशन लिख रहे हैं, तो वो चीज़ें आप कहाँ लिखोगे, टाइटल पे लिखोगे। तो हेडर एरिया पेज के ऊपर का हिस्सा होता है, फुटर एरिया पेज के नीचे का हिस्सा होता है, ठीक है। हेडर में शीर्षक दे सकते हैं और फुटर में क्या दे सकते हैं, पेज नंबर। नहीं, फुटनोट अलग रहेगा, फुटनोट और एंड नोट अलग रहेंगे।
वो तो आपके रेफरेंस में आएंगे, फुटनोट में लिखी जाती है, लेकिन हेडर एरिया में भी पेज नंबर आप दे सकते हैं। टिप्पणी फुटनोट में ही लिखी जाती है स्पेशली, ये सही बात है आपकी, लेकिन आप जैसे पेज नंबर दे रहे हैं फुटर एरिया में, तो पेज के साथ कुछ विशेष बात है तो उसको भी लिख सकते हैं आप। तो पेज का निचला हिस्सा तो क्या कहलाएगा और ऊपला हिस्सा हेडर कहलाएगा। लिखो हेडर फुटर। ऐसे कैसे छाप लो हेडर फुटर में, तो हेडर एंड फुटर। पेज में हेडर देने के लिए लिख लो हेडर, पेज में हेडर देने के लिए पेज के ऊपरी हिस्से में हेडर दिया जाता है जिसमें टाइटल लिख सकते हैं। पेज के ऊपरी हिस्से में हेडर दिया जाता है जिसमें क्या लिख सकते हैं, टाइटल लिख सकते हैं। अगला लिखो, पेज के निचले हिस्से में फुटर दिया जाता है जहां पेज नंबर लिखते हैं। पेज के निचले हिस्से में फुटर दिया जाता है जहां क्या लिखते हैं, कहाँ पे? हाँ, पेज नंबर फिर आपको इधर जो एरिया है ना उसमें लिख सकते हैं, किताबों में दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है कहाँ दिया जाता है, फुटर में दिया जाता है ज़्यादातर किताबों में। वैसे कुछ किताबों में आपको पेज नंबर ऊपर भी मिलता है। अब देखो, ये तो पेज आप बना रहे हो डॉक्यूमेंट, तो ये आपकी इच्छा के ऊपर है, आप नीचे देना चाहते हो ऊपर देना चाहते हो। अब देखो, एक क्वेश्चन है जो अभी एग्ज़ाम में आया था संगणक के अंदर, लिख लो उसको। क्वेश्चन, एमएस वर्ड में लेफ़्ट क्लिक द्वारा अक्षरों को सेलेक्ट करने पर, एमएस वर्ड में लेफ़्ट क्लिक द्वारा अक्षरों को सेलेक्ट करने पर, एमएस वर्ड में लेफ़्ट क्लिक द्वारा अक्षरों को सेलेक्ट करने पर ऑटोमेटिक डिस्प्ले होता है। अगर आपने एमएस वर्ड में अक्षरों को लिखने के बाद अगर अक्षरों को सेलेक्ट किया और तुरंत क्लिक छोड़ोगे आप, तो स्वतः ही एक छोटा सा बॉक्स आएगा बगल में। ऐसा महसूस किया है आपने? क्या कहते हैं उसको? क्विक एक्सेस टूल बार, मिनी टूल बार, स्क्रॉल बार, नन ऑफ दीज। मिनी टूल बार के नाम से। अभी मैं कल प्रैक्टिकल में बताऊंगा आपको कि जैसे ही अक्षर सेलेक्ट करेंगे, क्लिक छोड़ेंगे, तो ऑटोमेटिक एक क्या आ जाएगा, मिनी टूल बार आ जाएगा। मिनी टूल बार का फ़ायदा ये है कि आप अभी जैसे रिव्यू में या व्यू में हो, तो बोल्ड करना है तो बोल्ड कमांड के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, होम में जाना पड़ेगा। तो वहीं से होम में ना जाना पड़े तो बोल्ड करने के लिए, साइज़ बढ़ाने के लिए जो है ऑटोमेटिक स्वतः ही प्रदर्शित होता है। कौन? क्विक एक्सेस टूल बार में तो ऐसे कमांड होते हैं जो हमें लगातार काम में आते रहते हैं तुरंत, है ना। जैसे आपके बोल्ड है, अंडू है, रीडू है, सेव है, ओपन है, वो सबसे ऊपर होता है, ये वहीं पे स्थित होता है आपके टाइटल बार पे ही, ठीक है। स्क्रॉल बार आप जानते ही हो, दो प्रकार के होते हैं, वर्टिकल और हॉरिजेंटल, ठीक है। तो नन ऑफ दीज भी नहीं आएगा इसमें, तो आंसर मिनी टूल बार ही आएगा। अगला डालो हाइपरलिंक।
हाइपर लिंक। और कुंजी क्या है इसकी, अभी लिखाई है मैंने, कंट्रोल की। देखो हाइपर लिंक का मतलब है कि आप कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं तो उस डॉक्यूमेंट में कोई शब्द ऐसा हो सकता है जिसका कोई विशेष अर्थ हो, या उस शब्द से किसी फाइल का लिंक करना क्या कहलाता है, हाइपर लिंक। और जैसे ही आप उस शब्द में फाइल को लिंक करोगे तो उसका अक्षर कैसा हो जाएगा भाई, कलर ब्लू हो जाएगा, नीला हो जाएगा, ठीक है। और किसी भी हाइपर लिंक किए हुए डॉक्यूमेंट को खोलने की कुंजी है अल्ट प्लस क्लिक। क्या है, अल्ट प्लस क्लिक। और क्लिक भी कौन सी, लेफ्ट। अल्ट प्लस लेफ्ट क्लिक के साथ आप क्या कर सकते हैं, हाइपर लिंक या लिंक किए गए दस्तावेज को खोल सकते हैं। कोई भी अक्षर, जैसे आपने यहाँ पे लिख दिया, कोई शब्द आप टाइप कर रहे हैं, दिस इज ए बॉय, ठीक है। और इस बॉय से इस बॉय की फ़ोटो चाहे आपको अटैच करनी है कि भाई इस बॉय पे इसकी जो है पेज फ़ोटो को क्या कर दें, लिंक कर दें। तो आप कहाँ जाएं, इस बॉय को सेलेक्ट करें और हाइपर लिंक पे जाएं। हाइपर लिंक आपको वहाँ लेके जाएगा जहाँ इससे संबंधित फाइलें हैं, कोई इसके बारे में विशेष जानकारी है, इसका फ़ोटो है, कुछ भी है, तो आप इससे क्या कर दें, लिंक कर दें। अब जब लिंक कर देंगे तो इसका कलर आपको अलग दिखेगा, इनका जो है ब्लैक दिखेगा, इसका क्या दिखेगा, ब्लू दिखेगा, ठीक है। और जैसे ही आप अल्ट दबा के यहाँ पे जाएंगे तो अक्षर हाथ का चिन्ह बन जाएगा, क्लिक करते ही इसकी फ़ोटो खुलेगी जो आपने लिंक की थी। तो सीधे शब्दों में कह सकते हैं किसी शब्द से किसी फाइल का लिंक करने को हम क्या कहते हैं, हाइपर लिंक कहते हैं। इसकी कुंजी है कंट्रोल प्लस के, ठीक है। अब जैसे हम ब्राउजिंग करते हैं इंटरनेट पे तो ब्लैक अक्षरों पर क्लिक करने से कोई पेज ओपन नहीं होता, लेकिन ब्लू अक्षरों पर क्लिक करने पर अगला पेज क्या होता है, जैसे लिंक आता है ना, इस लिंक पे क्लिक करें 5000 मिलेंगे, नरेंद्र मोदी देगा, और ऐसे आते हैं ना। तो अब क्या कर दिया, व्हाट्सअप ने प्राइवेसी चेंज कर दी। अगर आपका नंबर ऐड नहीं है ना आपके पास उसका, तो वो लिंक हाईलाइट नहीं होगा आपके पास, देखा होगा आपने अभी। तो हाइपर लिंक का मतलब है कि अक्षरों से क्या जोड़ दी जाती हैं, फाइलें जोड़ दी जाती हैं, ठीक है। तो लिखो हाइपर लिंक और कुंजी है कंट्रोल के। किसी शब्द विशेष से अन्य फाइलों को जोड़ना हाइपर लिंक कहलाता है। किसी शब्द विशेष से अन्य फाइलों को जोड़ना हाइपर लिंक कहलाता है। जिस शब्द से फाइल को जोड़ा जाता है, जिस शब्द से फाइल को जोड़ा जाता है उसका कलर ऑटोमेटिक ब्लू हो जाता है। जिस शब्द से फाइल को जोड़ा जाता है उस शब्द का कलर ऑटोमेटिक ब्लू हो जाता है। जिस शब्द से फाइल को जोड़ा जाता है उसका कलर ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, ब्लू हो जाता है। लिंक की गई फाइल को खोलने की संक्षिप्त कुंजी, लिंक की गई फाइल को खोलने की संक्षिप्त कुंजी लिंक की गई फाइल को खोलने की संक्षिप्त कुंजी अल्ट प्लस क्लिक है। लिंक की गई फाइल को खोलने की संक्षिप्त कुंजी क्या है, अल्ट प्लस क्लिक है। ठीक है भाई, अब यहाँ से आगे अगली क्लास में देख लेंगे।